नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो ये लो लाजमी है कि हम गलतियां तो करते ही हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी बड़ी बड़ी गलतियां बताने जा रही हूं जो अक्सर म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले निवेशक कर देते हैं और उसके बाद उसका असर क्या होता है कि रिटर्न जो होता है वो कम हो जाता है। तो बस इन गलतियों को आपको ना अवॉइड करना है। देखिए, सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम फंड में पैसा डालना शुरू कर देते हैं लेकिन अपना फाइनेंशियल गोल जो है वो सेट नहीं करते हैं। दूसरी गलती जो होती है वो ये होती है कि हम बहुत सारी स्कीम्स जो हैं वो ले लेते हैं ये सोचकर कि हमें डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलेगा। तीसरी गलती होती है मार्केट को टाइम करने की कोशिश। चौथी गलती है असेट एलोकेशन पे फोकस ना करना। पांचवी गलती ये होती है कि आप अपने पोर्टफोलियो का जब रिव्यू नहीं करते हैं। छठी गलती ये होती है कि आप अपने ना रिस्क प्रोफाइल को इग्नोर करते जाते हैं। और सातवीं गलती तो बहुत बड़ी हो सकती है साबित। क्योंकि हम कई बार क्या करते हैं कि फंड का चुनाव जो है ना वो शॉर्ट टर्म रिटर्न को देख के कर देते हैं। आठवीं गलती ये होती है कि हम इन्वेस्टमेंट जो है वो रोक देते हैं जैसे ही हमें मार्केट में थोड़ी सी भी उठापटक देखने को मिल जाती है। नौवीं गलती ये होती है कि हम ना लमसम इन्वेस्ट कर देते हैं। जी हाँ, ये भी एक गलती साबित हो सकती है क्योंकि इसमें भी बड़े सारे ना इफ एंड बट के क्लॉजेस रहते हैं। 10वीं गलती ये होती है हम ना थीमेटिक फंड्स चुन लेते हैं, यानी कि थीमेटिक फंड्स वो होते हैं जो थीम बेस्ड फंड्स होते हैं। 11वीं गलती जिसको हम अक्सर कर देते हैं और बहुत से नए निवेशक क्या करते हैं, देखते हैं कि एक फंड है उसे 5 स्टार मिले हुए हैं तो सोचते हैं कि ये तो सबसे बढ़िया मेरे लिए है, तो 5 स्टार फंड में ना हम बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। और 12वीं और आखिरी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि एक ही कैटेगरी के ना बड़े सारे फंड उठा लेते हैं और उसमें सब में निवेश करना शुरू कर देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये गलतियां हैं क्या, ये कैसे मैं गलती कर सकता हूं अगर मैं निवेश कर रहा हूं और कैसे मैं इन गलतियों को करने से बच सकता हूं। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है क्योंकि मैं आपको इन 12 गलतियों के बारे में बताने वाली हूं एक एक करके। बस आपको इस वीडियो को अंत तक अच्छे से देखना है और उसके बाद जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए आपको इन गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए, सबसे पहली गलती जिसका मैंने जिक्र किया था वो ये था कि आप फंड तो चुन लेते हैं लेकिन फाइनेंशियल गोल नहीं बनाते हैं। देखिए, बिल्कुल वैसा ही होता है कि हम ना किसी रेस में दौड़ना तो शुरू कर देते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता है कि हमारा टारगेट क्या है। अरे भाई, जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि आपको रेस में फर्स्ट आना है तो तब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल कैसे करेंगे। ऐसे ही जब भी आप किसी फंड को चूज कर रहे हैं आपको ये नहीं पता है कि आपका टारगेट क्या है, आपका लक्ष्य क्या है, वो फंड आपको कितने सालों के बाद के लिए चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा कि हम ना एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हमको किसी तरह के रिस्क प्रोफाइलिंग नहीं कर पाते हैं, हम अपने लिए सही तरीके का फंड नहीं चूज कर पाते हैं। दूसरी गलती जो होती है वो ये होती है कि हम बहुत सारी स्कीम्स चूज कर लेते हैं लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें इससे फायदा होगा, जबकि ये एक नुकसानदायक गलती साबित हो सकती है। देखिए, ना बहुत बड़ी गलती है और हमने ये भी देखा है कि अक्सर नए निवेशक जो होते हैं ना वो यही करते हैं। तीसरी गलती जो हम ये करते हैं वो ये करते हैं कि भाई हम मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बिना नॉलेज के आप मार्केट को टाइम तो कर ही नहीं सकते हैं। अब कई इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मार्केट जैसे ही थोड़ी सी ऊपर गई है सोचते हैं कि बस अब हमें ना तुरंत प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, यानी कि जितने शेयर मेरे पास हैं, जैसा मेरे पास फंड पड़े हुए हैं उनमें से तुरंत मुझे निकल कर ना प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो मार्केट ना आगे कुछ दिनों के बाद उन्हें नजर आता है कि और ऊपर चली जाती है और वही पर्टिकुलर शेयर जो है वो और ज्यादा ऊपर चला जाता है। तो ऐसे में ना वो केवल हाथ मलते रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये क्या हो गया, अगर मैंने इस वक्त जो है अपना पैसा भुनाया होता तो मुझे ज्यादा फायदा होता। तो बस ऐसे ही अगर आप भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो भी बिना किसी सिग्नल को पढ़े हुए, बिना किसी चीज के जाने हुए, मार्केट को टाइम करना ना बड़ा ही मुश्किल काम है। इसलिए अगर आप बिना किसी रिसर्च के मार्केट को टाइम करेंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है क्योंकि ऐसे में आप केवल और केवल पछताएंगे। इसलिए तो कहा जाता है कि मार्केट को टाइम करने की बिल्कुल कोशिश मत करिए, जैसे आपको फाइनेंशियल एडवाइजर जो है एडवाइस देता है उसकी सलाह पर चलिए। चौथी गलती ये होती है कि हम ना एसेट एलोकेशन पर फोकस नहीं करते हैं। देखिए, किसी भी एक सिंगल एसेट में जो है हम पैसा लगाते जाते हैं। मान लीजिए कि हमने गोल्ड खरीदा, गोल्ड खरीदते गए और जब उस एसेट से निकलने की बारी आई तो सोचिए कि क्या होगा अगर वो गोल्ड जो है उस वक्त आपको मन मुताबिक रिटर्न नहीं देके जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आप केवल हाथ ही मलते रह जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ना एसेट एलोकेशन ढंग से करिए क्योंकि अगर आपका एक सिंगल एसेट जो है वो डिस्ट्रेस पे चला गया तो आपका सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। अब इसे मैं आपको बहुत छोटे से एग्जांपल के साथ समझा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए कि आपको अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जो है वो पैसा चाहिए होगा। आपने क्या किया, वो सारा का सारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगा दिया और भगवान न करे कि अगर कोरोना जैसी सिचुएशन कभी जिंदगी में
दोबारा आ गई तो उस वक्त अगर मार्केट डूब गई होगी तो आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा कहां से लेके आएंगे। लेकिन अगर आप एक असेट एलोकेशन ढंग से करते हैं, अपने रिस्क को बांट देते हैं, कुछ पैसा आप मार्केट में लगा देते हैं, कुछ आप म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं, कुछ आपने अपने डेट असेट्स जैसे कि पीपीएफ पीएफ में लगाया हुआ है, कुछ से आपने गोल्ड खरीद लिया है, तो अगर मार्केट पूरा डूब गया होगा तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि अपना पीपीएफ पीएफ का पैसा निकाल लेंगे। गोल्ड उस टाइम अगर अच्छा कर रहा होगा तो गोल्ड को बेचकर जो है वो पैसा निकाल लेंगे और उसके बाद जो है आप अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। और मार्केट जो कि डूबी हुई है उस वक्त उसमें जितना भी आपका पैसा पड़ा होगा उसे आप ना छुएं और जब मार्केट ऊपर चली जाएगी तो उस पैसे को बाद में आप निकाल सकते हैं। तो असेट एलोकेशन जो है ना, जब भी आप करते हैं ना कहीं उसका फायदा आपको जरूर मिलता है। इसलिए तो हम आपको बार बार कहते हैं कि असेट एलोकेशन करके आप अपने रिस्क को बांट रहे हैं, इसलिए असेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। अच्छा, पांचवी गलती जो हम करते हैं वो ये होती है कि हम अपना पोर्टफोलियो ना रिव्यू नहीं करते हैं। देखिए, एक ना बड़ी मशहूर कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि आपको दान करना चाहिए और दान देने के बाद भूल जाना चाहिए। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, निवेश की आती है ना, तो आपको ये कहावत बिल्कुल फॉलो नहीं करनी है। देखिए, निवेश करके भूलना नहीं है, बल्कि हर 6 महीने में आपको अपने पोर्टफोलियो को चेक करते रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। देखिए, आप जब पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो अपना पर्टिकुलर फंड है वो अपनी कैटेगरी के बाकी फंड्स के मुकाबले आखिरकार कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि मान लीजिए कि वो 10% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन उसके कैटेगरी के जो दूसरे फंड्स हैं वो दूसरे फंड्स जो है 15% 18% रिटर्न दे रहे हैं, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके फंड में दिक्कत है, उसके फंड मैनेजर के साथ दिक्कत है, और ऐसे में आप अपना निवेश रोककर दूसरा फंड जो है वो जरूर ले सकते हैं। छठी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने रिस्क प्रोफाइलिंग को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, लालच ना हमें कई बार अंधा बना सकती है, और ये तो हम सब जानते हैं कि लालच के चलते ना इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न कमाने के चक्कर में अपना रिस्क प्रोफाइल जो है वो भूल जाते हैं और ज्यादा रिस्क ले लेते हैं। अब इससे क्या होता है कि ना उनके रिटर्न पर असर पड़ जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अपने ना रिस्क प्रोफाइल बनानी है, यानी कि मुझे कितना रिस्क उठाना है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ऐसे में मुझे ये तय कर लेना है कि क्या मैं एक पर्टिकुलर असेट में जब निवेश कर रही हूं तो मैं इतना रिस्क उठा सकती हूँ, क्या मैं इतना बड़ा रिस्क उठा सकती हूँ कि मैं अपना पूरा का पूरा पैसा इक्विटी मार्केट में लगा दूं, और ये मेरे साथ रिस्क हमेशा रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पूरा पैसा जो है वो डूब जाए। तो आपको जब भी अपने रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, आपकी उम्र क्या है, आपके टारगेट कितने बड़े हैं। क्योंकि अगर आपने बिना सोचे समझे इतने बड़े रिस्क उठा लिए ना तो कहीं ना कहीं उसका झटका जो है वो आपकी जिंदगी खराब भी कर सकता है। सातवीं गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम अपने फंड को चुन तो लेते हैं लेकिन शॉर्ट टर्म के रिटर्न को देखकर चुन लेते हैं। देखिए, शॉर्ट टर्म का रिटर्न जो होता है ना, हम अक्सर क्या करते हैं 2-3 साल का रिटर्न देखते हैं, अरे भाई इसने पिछले 2-3 साल में जो है वो बढ़िया सा रिटर्न दिया हुआ है, 15% का रिटर्न दिया हुआ है, ऐसे में हम फंड चुन लेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर मैं पिछले 1 साल का रिटर्न देखूं किसी म्यूचुअल फंड का और उसके बाद जो है मैं उसको चुन लूं तो कहीं ना कहीं मैं गलती कर जाऊंगी। क्यों? क्योंकि शायद कोरोना काल में जो है वो अचानक म्यूचुअल फंड्स ने बहुत खराब रिटर्न दिया होगा, लेकिन उसके बाद जब मार्केट उठनी शुरू हुई थी तो रिटर्न्स जो है बहुत ज्यादा अच्छे आ गए थे। तो ऐसे में मैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ढंग से जज नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि मुझे ना एक लंबा टाइम इंटरवल लेना चाहिए और उस टाइम इंटरवल में देखना चाहिए कि फंड का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। तो अगर आपका फंड जो है वो ज्यादा पुराना है तो कम से कम 5 से 8 साल का ना उसका परफॉर्मेंस का रिव्यू करिए। ये देखिए कि उसने 5 से 8 साल के अंदर जो है कैसा रिटर्न दिया है और उसके बाद जो है आप फंड चूज करिए। क्योंकि जब आप इतने लंबे टाइम का जब उनका फंड का परफॉर्मेंस चेक करते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि किसी फंड से जुड़े हुए फंड मैनेजर जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, 8वीं गलती की अब बात कर लेते हैं। 8वीं गलती ये होती है कि जैसे ही मार्केट में हम उठापटक देखते हैं ना, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देते हैं, और ये मान लीजिए ये सबसे बड़ी गलती होती है। देखिए, मार्केट कभी ऊपर जाती है, मार्केट कभी नीचे जाती है, लेकिन अगर आपने अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ऐसे में अगर निवेश रोक दिया ना तो आपका एक डिसिप्लिन जो होगा वो खराब हो जाएगा। मार्केट की उठापटक का आपको फायदा भी मिल सकता है, जैसे कि मैंने आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग में बताया था कि कभी मार्केट जब नीचे जाती है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिल जाते हैं, लेकिन जब कभी मार्केट ऊपर जा रही है तो बेशक थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन हो सकता
सकता है कि 2 महीने के बाद या 2 साल के बाद जो आपको यूनिट ज़्यादा भी मिलने लग जाए। तो ऐसे में कभी भी आपको अगर मार्केट में उतार चढ़ाव ज़्यादा दिख रहा है तो आपको ये नहीं करना है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक देना है, बल्कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बनाए रखिए और म्यूचुअल फंड्स में बने रहिए। अब बात कर लेते हैं 9वीं गलती की। जी हाँ, 9वीं गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम ना लमसम पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। हम क्या करते हैं कि कुछ टाइम तक जो है पैसा इकट्ठा करते रहते हैं, उसके बाद जो है निवेश कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि जिस वक्त आप निवेश कर रहे हैं उस टाइम मार्केट जो है ऑल टाइम हाई होगी, तो ऐसे में नुकसान तो आपका ही होगा, क्योंकि आपको यूनिट्स जो हैं या शेयर्स जो हैं वो कम मिलेंगे। इसलिए म्यूचुअल फंड्स में कहा जाता है कि लमसम इन्वेस्ट करने के बजाय सबसे बेहतर तरीका ये है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का तरीका अपनाएं। एसआईपी के जरिए जो है हर महीने धीरे धीरे निवेश करें, और उससे आपको कैसे फायदा होगा ये तो हम आपको पहले बता ही चुके हैं। 10वीं गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम थेमेटिक फंड्स में जो है इन्वेस्ट कर देते हैं। देखिए, थेमेटिक फंड्स जो होते हैं वो एक थीम से जुड़े हुए फंड्स होते हैं। अब वो फंड जो है कभी अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, कभी अच्छा परफॉर्म ना भी करें। अब मान लेते हैं कि आपने एनर्जी सेक्टर से जुड़ा जो है फंड ले लिया है। अब एनर्जी सेक्टर का फंड जो होगा वो एनर्जी सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करेगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर उस वक्त कोल से जुड़े हुए सेक्टर की हालत अच्छी नहीं चल रही है, तो ऐसे में क्या होगा, और अगर आपके फंड ने जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है कोल सेक्टर से जुड़े हुए शेयर्स में निवेश किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसमें जो है आपको नुकसान हो जाएगा। क्योंकि कोल सेक्टर की अगर हालत अच्छी नहीं होगी तो ऑब्वियसली आपके फंड पर जो है इसका असर देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आप बहुत अनुभवी इन्वेस्टर नहीं है तब तक आप थेमेटिक फंड को मत चुनिए। और थेमेटिक फंड अगर आप चुनने भी जा रहे हैं तो ऐसे थेमेटिक फंड को चुनिए जिनमें आप कम से कम 8 से 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो नए निवेशक अगर आप हैं तो इन थेमेटिक फंड से बिल्कुल ही दूर रहिएगा। 11वीं गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि बस हम ना स्टार रेटिंग देख लेते हैं कि भाई ये तो फंड को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, मुझे ना इसे ही चुनना है। ऐसे में हम कई तरह के जो अहम फैक्टर्स होते हैं ना वो नजरअंदाज कर जाते हैं, जैसे कि उसका अल्फा क्या है, उसका रिटर्न क्या है, पिछले 10 सालों में उसने कैसा रिटर्न दिया हुआ है, उसकी एक्सपेंस रेशियो क्या है। तो केवल और केवल स्टार रेटिंग देखकर अगर आप फंड चुनने जा रहे हैं ना तो आप भी ये गलती मत करिएगा, क्योंकि ये गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। आखिरी गलती जिसका मैं जिक्र करने जा रही हूँ वो तो गलती हम में से अक्सर जो है नए निवेशक कर जाते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ना बहुत सारे फंड जो है वो सेम कैटेगरी से चुन लेते हैं। अब मान लीजिए कि आप इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपने क्या किया कि लार्ज कैप के ही ना 3 फंड्स आप मान लीजिए चुन लेंगे अगर, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ना रिस्क प्रोफाइलिंग का फायदा नहीं मिल पाएगा। देखिए, लार्ज कैप जो फंड्स हैं वो आपको अमूमन 10 से 12% का रिटर्न दे ही देंगे। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए निवेश करने जा रहे हैं और ऐसे में अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो 12% से ज्यादा का रिटर्न चाहिए, तो आपको थोड़ा सा रिस्की एसेट्स को भी चुनना होगा। तो ऐसे में अगर आप स्मॉल कैप भी चुने, मिड कैप भी चुने, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, आपको फायदा ज्यादा मिलेगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अपने पोर्टफोलियो में फंड आप ज्यादा रखें जब आप लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, लेकिन सेम कैटेगरी के फंड्स ना लें। यानी कि अगर आप लार्ज कैप ले रहे हैं तो 1 या 2 लार्ज कैप ले सकते हैं, 1-2 स्मॉल कैप ले सकते हैं, 1-2 मिड कैप फंड रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में 5 या 6 फंड्स हैं और वो भी सारे एक ही कैटेगरी के। यानी कि अगर आप 5-6 फंड स्मॉल कैप रख लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ना आपका नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर जब आपको पैसा निकालना होगा और अगर मार्केट उस टाइम डिस्ट्रेस में चली गई तो कहीं ना कहीं वो सारे के सारे स्मॉल कैप फंड जो हैं वो आपके पैसे को माइनस में भी लेकर जा सकते हैं, यानी कि आपको नेगेटिव रिटर्न भी मिल सकता है। इसलिए ये कुछ ऐसी गलतियां मैंने आपको बताई हैं जिनको आपको नहीं करना है जब आप अपना पैसा जो है म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने जा रहे हैं। तो अगर इन 12 गलतियों का आप ध्यान रखेंगे तो इतना तो मैं जरूर कह सकती हूं कि आप जो है बिल्कुल भी घाटे में नहीं जाएंगे। तो अगर अब आप ये सोच रहे हैं कि मुझे बस क्या निवेश आज से शुरू कर देना है, तो कुछ इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद जो है आपको अपने निवेश की शुरुआत कर देनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ